ओके, अब सेकंड डिस्कस करते हैं क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया को। क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं CLI। अब इसको सीख ले ज़रा। देखिए, पहले हमने पढ़ा था ना अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, तो अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई थी, राइट। लेकिन जो क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया है, ये आप नाम से पिक कर सकते हो। लेट्स से अगेन ये लेग है पेशेंट की, यहाँ पे आर्टरी है और इस आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है। अब आपको मालूम होगा कि अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक एकदम से कंप्लीट ब्लॉकेज तो नहीं करेगा, वो स्लोली स्लोली ग्रोथ करता है। अगर स्लोली स्लोली ग्रोथ करेगा तो ये वेसल को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर रहा, फिर भी वेसल का एक मेजर पार्ट ओपन है जिससे ब्लड सप्लाई आगे जा रही है। तो इसलिए अगर ब्लड सप्लाई आगे जा रही है तो एकदम इस्कीमिया नहीं होगा, एंड इस वजह से यूजुअली दीज पेशेंट्स विल रिमेन एसिम्टोमेटिक। इनमें यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, दे विल रिमेन एसिम्टोमेटिक, ठीक है। लेकिन क्या इनमें सिम्टम्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अब सिम्टम्स इनमें कब आएंगे आप खुद सोचें। वेसल नैरो है, ब्लड सप्लाई मिल रही है लेकिन कम मिल रही है, तो अगर ये पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन पे है, आराम से बैठा हुआ है, तो फिर कोई सिम्टम नहीं होंगे, देयर विल बी नो सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स कब आएंगे? जब ये वॉक करेगा, व्हेन द पेशेंट विल वॉक। जब ये चलेगा, अब जाहिर बात है अगर एक इंसान चलता है तो चलने से डिमांड्स बढ़ेंगे लेग्स की। अगर डिमांड्स बढ़ेंगे तो ब्लड सप्लाई उस हिसाब से मिलनी चाहिए लेकिन ब्लड सप्लाई तो कम मिल रही है, तो इसलिए इसकी लेग को इस्कीमिया तब होगा जब ये वॉक करेगा। ऑन वॉक देयर विल बी इस्कीमिया। अब ये मरीज़ आपको जब आएगा आपकी ओपीडी में, तो ये कंप्लेन क्या करेगा? ये कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मैं चलना मैंने शुरू किया था, आई स्टार्टेड टू वॉक। जब मैंने पहला कदम लिया, फर्स्ट स्टेप, तो मुझे कोई दर्द नहीं था टांग में, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे चलने के बाद मुझे लेग में पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। अब ये दर्द क्यों शुरू हो गया? क्योंकि कुछ टाइम तक चलने के बाद ऑब्वियस सी बात है लेग्स के डिमांड ज़्यादा होंगे और लेग्स को ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही है, देयर इज़ इंक्रीज डिमांड्स, लेकिन ब्लड सप्लाई तो कम मिल रही है, तो इसको पेन शुरू हो जाएगा। और ये पेन जो कि काम करने पे हो गया, एक्सर्शन पे हो गया, एक्टिविटी पे हो गया, इस पेन के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन, what is the meaning of claudication? Claudication means pain on activity, pain on exertion, या pain upon walking some distance। कुछ दूर चलने के बाद इसको दर्द शुरू हो गया, that is called claudication। तो इस मरीज़ को बेसिकली क्लॉडिकेशन होगा, और इस क्लॉडिकेशन के लिए पूरा नाम हम याद रखेंगे, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वाले अलामात आएंगे। और फिर ये कहेगा कि जब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, यानी मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो रेस्ट पे बेहतर हो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर कुछ फासले तक चलने के बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। और इससे हम पूछेंगे कि तकरीबन कितना देर चलने के बाद आपको दर्द होता है। लेट्स से ये कह दे कि 1 किलोमीटर चलने के बाद दर्द शुरू हो जाता है, तो जितने फासला तय करने के बाद दर्द होता है, इसको हम कहते हैं क्लॉडिकेशन डिस्टेंस। क्लॉडिकेशन डिस्टेंस मीन्स कितने फासले के बाद इसको दर्द शुरू हो गया। और अब आप खुद बताएं, अगर ये कहता है कि मैं पहले 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे दर्द होता था, अब मुझे 500 मीटर यानी ½ किलोमीटर चलने के बाद दर्द हो जाता है, दैट मीन्स कि इसका क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कम हो रहा है, दैट मीन्स ब्लॉकेज ज़्यादा हो रही है, नर्विंग और भी ज़्यादा हो रही है, तो इसका क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली द बेसिक लॉजिक ओवर हियर। और हाँ, मज़ीद क्या सिम्टम्स आ सकते हैं?
अगर ये इस्कीमिया नर्विंग बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि अब ओपन एरिया बहुत कम है, तो फिर इस मरीज़ को पेन इवन रेस्ट पे भी होगा, पेन इवन एट रेस्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये पेन वर्स होगा लाइन फ्लैट, सीधा लेटने पे ये दर्द ज़्यादा होगा। और ये मरीज़ कहेगा कि मैं रात को सीधा लेट नहीं सकता, तो मुझे उठकर कुर्सी पर बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बंदा कुर्सी पर बैठेगा तो उसकी लेग्स नीचे होंगे, टांगे नीचे लटकाएगा। अगर टांगे नीचे लटकाएगा तो फिर समहाउ ब्लड तो आ जाएगा नीचे, लेकिन अगर सीधा लेट रहा है तो फिर ब्लड नीचे नहीं आएगा। तो रात को लेट नहीं सकता, रेस्ट पर भी पेन है, और रात को उठकर ये सोफे पर सो जाता है, कुर्सी पर सो जाता है ताकि टांगे नीचे लटकाएं, और इवन के पहले कदम पे भी दर्द होगा इसको। तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं। तो अब देखें, क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया के 3 स्टेजेस हो गए। एक एसिम्टोमेटिक होगा, दूसरा सिम्टोमेटिक में इसको रेस्ट पे कोई सिम्टम नहीं थे, सिर्फ वॉकिंग पे सिम्टम्स थे, दैट इज कॉल्ड क्लॉडिकेशन। और अगर इसको रेस्ट पर भी पेन हो, लेटते हुए भी पेन हो, तो फिर हम कहेंगे क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। अभी आप नोट्स में पढ़ लें, तो एसिम्टोमेटिक, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एंड क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया से पहले अगर हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन को पढ़ें, तो इसमें लिखा हुआ है पेन और फटीग caused by walking some distance and is relieved by rest. The pain is absent while taking the first step, claudication, from beginning of the walk to the onset of pain, that is called claudication distance. ठीक है? And critical में the patient will have ischemic rest pain. Pain will be there on taking the first step. Pain will occur throughout the day and in the night, and it will typically occur in the forefeet and typically worsen at night. And patient will prefer to sleep on the chair because the feet will be hanging down from the chair and pain will be less. साथ में ऑब्वियस सी बात है, अगर इस्कीमिया है तो पेलर डिक्रीज सेंसेशन भी होंगे, और अगर इनको कोई इंजरी हो जाए तो इनका ज़ख्म हील भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। हीलिंग के लिए ब्लड सप्लाई का होना ज़रूरी है। एंड अगेन ब्लड वेसल्स का मसला है, तो इन्वेस्टिगेशन में द फर्स्ट लाइन विल बी डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी सीटी एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी। ट्रीटमेंट में अगर वजह एथेरोस्क्लेरोसिस है तो जनरल एडवाइस में स्मोकिंग क्विट करें, पैरों का ख्याल रखें, नंगे पैर ना चले ताकि ज़ख़म ना बने, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, उससे वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है। वज़न कम करना है, शुगर बीपी को कंट्रोल करना है। ड्रग्स में वी कैन गिव वेजोडाइलेटर्स लाइक सीसीबी, एंटीप्लेटलेट्स में एस्पायरिन दे सकते हैं। मज़ीद ये प्लेक ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल का जो प्लेक है, तो उसके लिए हम देंगे लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, स्टैटिन्स देंगे। इन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एंजियोप्लास्टी, ऑब्वियस सी बात है, स्टंट प्लेस करेंगे या बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे। बाईपास ग्राफ्टिंग यानी अल्टरनेट रास्ता निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड बाईपास ग्राफ्टिंग, या स्टंट प्लेस करेंगे इस जगह पे। उसके बाद अगर कोई थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है तो हेपारिन एस्पायरिन करेंगे एंड थ्रोम्बोलाइसिस इज द प्रेफर्ड वन, या एम्बुलेक्टोमी करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर फेशियोटोमी कब करेंगे? अगर मरीज को कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो, ये भी पेपर का सवाल है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज अर्जेंट फेशियोटोमी। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया को और एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया को। ये दोनों टॉपिक्स आपके कंप्लीट है, जो कि हाई यील्ड है। फिर साथ में माइनर से टॉपिक है, एक टॉपिक है बर्जर डिजीज़। बर्जर डिजीज़, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। याद रखें कि ये जो लिम्स की वेसल्स हैं, हाथों के जो ब्लड वेसल्स हैं, ये वेसल्स बेसिकली ब्लॉक हो जाते हैं। दीज वेसल्स गेट्स ब्लॉक्ड, जिसकी वजह से डिजिट्स को, उंगलियों को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने वाली। ठीक है, दीज वेसल्स गेट्स ऑब्लिटरेटेड। कॉमन किन में है? स्मोकर्स में। ऑलवेज रिमेंबर स्मोकर, बर्जर डिजीज़ स्मोकर, बर्जर डिजीज़ स्मोकर्स। और अलामात क्या आएंगे? क्लॉडिकेशन, वही पेन होगा, डिक्रीज पल्सेस, पेल कलर होगा, एंड अगर इन केस इस्कीमिया की वजह से गैंग्रीन हो गया
उंगलियों में गैंग्रीन हो जाए तो फिर ऑटो एम्पुटेशन। वेसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? आपके रेडियल आर्टरीज, आपके अल्नर आर्टरीज जो कि आपके हैंड को सप्लाई करते हैं, एंड टीबियल आर्टरीज जो कि लेग्स को सप्लाई करते हैं। तो हाथ स्मोकर, बर्गर, बर्गर स्मोकर, हैंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड द ट्रीटमेंट इज स्टॉप स्मोकिंग। अगर वो कहे कि भाई एक स्मोकर बंदा है लेट सपोज मैं कह दूँ 50 ईयर ओल्ड या 35 ईयर ओल्ड स्मोकर इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन, पैरास्थीजियाज इन द डिजिट्स विद स्पेशली वर्सन ऑन एक्टिविटी, तो बस बात ख़त्म हो जाती है। थिंक अबाउट बर्जर्स डिजीज, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज रेनॉल्ट फिनोमिना। एंड रेनॉल्ट फिनोमिना आपको पता है कि कुछ लोगों के जो ब्लड वेसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं। क्या मतलब ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं? दे आर हैविंग एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स। किस चीज़ को रिस्पॉन्सिव होते हैं? टू कोल्ड, सर्दी हो, कोल्ड इन्वायरमेंट हो, या हाथों पे ठंडा पानी लग जाए, उसकी वजह से इनके वेसल्स क्या हो जाते हैं? नैरो। अगर कोल्ड एक्सपोजर यानी ठंड में किसी मरीज़ की वेसल्स नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनिशियली हाथों का कलर चेंज होकर पेल हो जाएगा, फिर उसके बाद साइनोसिस होकर ब्लू हो जाएगा, फिर रेड, पेल, ब्लू, रेड। दिस इज कॉल्ड ट्राइफेजिक कलर चेंज। मरीज़ आपको कहेगा कि सर्दी में ठंडा पानी हाथ पे लगने से मेरे हाथ पेल हो जाते हैं, उसके बाद कलर ब्लू हो जाता है, और फिर जब मैं हाथों को गर्म करता हूँ तो फिर दोबारा से रेड हो जाते हैं। तो ये डायग्नोस बनेगा रेनॉल्ट फिनोमिना। व्हाट इज रेनॉल्ट फिनोमिना? इट इज एग्जैजरेटेड वस्कुलर रिस्पॉन्स टू द कोल्ड और इमोशनल स्ट्रेस। जेंडर फीमेल में कॉमन होगा, साइड में अपर लिम कॉमन देन लोअर लिम, एंड देयर विल बी स्पाज्म ऑफ द आर्टरीज टू कोल्ड और इमोशनल स्ट्रेस। अगर इसकी कोई वजह मालूम नहीं है तो हम इसको कहते हैं रेनॉल्ट डिजीज़। अगर किसी और डिजीज़ के साथ हो रहा है, लाइक आपने पढ़ा था मुझसे रोमेटोलॉजी में, SLE में, या शोगरन सिंड्रोम में, या स्क्लेरोडर्मा में, किसी डिजीज़ के साथ होगा तो फिर हम इसको कहते हैं रेनॉल्ट सिंड्रोम। अगर डिजीज़ के साथ हैं तो रेनॉल्ट सिंड्रोम, अगर अकेले हैं तो फिर रेनॉल्ट फिनोमिना, रेनॉल्ट डिजीज़। और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन रेनॉल्ट फिनोमिना? एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इन रेनॉल्ट फिनोमिना इज निफिडिपिन, जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेटर, ठीक है। तो सर्दी ठंडे इन्वायरमेंट में हाथों का पेल हो जाना, फिर ब्लू हो जाना, फिर रेड हो जाना, रेनॉल्ट डिजीज, रेनॉल्ट फिनोमिना है। स्मोकर है, उंगलियों में दर्द होता है, इस्कीमिक पेन होता है, पल्सेस वीक होते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो बर्जर डिजीज़ है। मरीज़ को चलने पर दर्द होता है, फिर आराम करने से बेहतर हो जाता है, यानी क्लॉडिकेशन है, तो क्रोनिक लिम्फ इस्कीमिया है। रात को दर्द ज़्यादा हो जाता है, लेटते वक्त वर्स हो जाता है, उसके लिए फिर वो बैठ जाता है ज़मीन कुर्सी पर, टांगों को नीचे लटका देता है, तो फिर ये क्रिटिकल लिम्फ इस्कीमिया है। एंड ऑल ऑफ अ सडन पेन शुरू हो गया, 6 P's आ गई, तो अक्यूट लिम्फ इस्कीमिया है। हाई यील्ड है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से इनको नोट कर ले, ठीक है। गुड लक।